आइए प्रिय अधिवक्ता साथियों, आज की जो क्लास है दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की 26वीं क्लास लेके आए हैं और 26 को जोड़ें तो 6 2 8 यानी 8 के क्रमांक वाला वर्ष चल रहा है। तो परमात्मा ने इसमें इस तरीके से क्लास को सेट कराया है कि इस क्लास से हो सकता है आपको HJS में, खास करके HJS के प्रीलिम्स में आपको 3 नंबर आज के ही क्लास से मिल जाए। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। ये मिलने की कैसे संभावना बन सकती है अभी समझेंगे। आज की जो टॉपिक है, जो अमेंडमेंट नंबर एक प्रकार से जो सीरियल क्रम से हम लिखते आ रहे हैं, 59वां है, एक कम 60वां, और 60वां भी हम करेंगे। 145 BNSS से है। असल में जो चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था दंड प्रक्रिया संहिता में, और पत्नी, संतान, साथ में माता पिता के लिए भरण पोषण के आदेश का जो एक प्रक्रियात्मक या कह सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रदत्त था दंड प्रक्रिया संहिता में, ठीक वही चीज हूबहू, कोई खास फर्क नहीं है। धारा 144 जो पुराने CRPC में कर्फ्यू हुआ करती थी, अर्जेंट मामलों में निर्गत अर्जेंट मामलों के अंतर्गत कार्यपालिकीय जो आदेश निर्गत होते थे, उसी धारा पर ये प्रतिस्थापित हुई है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 और चैप्टर नंबर 10। यानी जो चीज हम चैप्टर नंबर 9 में उसमें पढ़ते थे दंड प्रक्रिया संहिता में, यहाँ चैप्टर नंबर 10 अनायास थोड़े ही 484 से 531 तक पहुंच गए हैं। कुछ तो और जोड़ा गया है, तो इसलिए जो आप सोचिए, अभी हम लोग 144-45 BNSS पे हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंग वो देखें तो हम लोग चल रहे हैं लगभग 202 के आसपास। 126 जो CRPC है, 145 जो CRPC है, वो 100 पीछे CRPC चल रही है, आगे BNS चल रहा है। यानी 484 के अकॉर्डिंग हम लोग 125-26 पे चर्चा कर रहे हैं, और BNSS उसी के अकॉर्डिंग करीब 20 से 25 सेक्शन की लीड लिए हुए हैं। एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट बना के चलिए। वैसे स्पेशल सेक्शन जिसमें प्रोविजन है उनको तो आप रटी जाएगी, ये तो ज़्यादा ठीक है, उसमें कोई तिकड़म ना बैठाइए, नहीं तो वहाँ एग्जाम हॉल में अगर तिकड़म बोला तो निश्चित गलत कर देंगे कन्फ्यूजन में। और ये ऑप्शन जो भी बनाएगा वो आसपास के सेक्शन रखेगा जिससे आपका गलत हो ही। ठीक है, तो आज की क्लास का डिपेंडेंसी जो है उसमें संशोधन पे तो हम 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक ऐसा मुद्दा होता है जो असल में कोर्ट में, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, ज्यूरिसडिक्शन का, आप जानते हैं जो पुराने CRPC में जो 100 लास्ट के जो सेक्शन हुआ करते थे, जिसमें कार्यवाही की अनियमितता के संदर्भ में आजू बाजू 364 365 संभवतः मैं एक बार देख लेता हूं। इरेगुलर प्रोसीडिंग के लिए दंड प्रक्रिया संहिता का चैप्टर 35, 460 और 461 CRPC जो बताती है, वो प्रोविजन नए रूप से संहिता में प्रतिस्थापित हो चुका है। यहाँ बात अनियमितता यानी कार्यवाही की अनियमितता इतनी गंभीर है कि वो पूरी प्रोसीडिंग ही क्वेश कर दी जाए, या अगर उसके आधार पर प्रोसीडिंग हुई, ट्रायल हुआ, सारे प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई, ट्रायल हो गया और उस पर जज साहब ने जजमेंट भी लिख दिया, बाद में पता चल रहा है जजमेंट लिखने के बाद कि ये जिस कंपटेंट कोर्ट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा इसको जजमेंट करना चाहिए था वो नहीं कर पाया है, बल्कि अनएथराइज्ड या जिसका जुरिसडिक्शन नहीं था
उसने इसको टेक ओवर किया है। ऐसे में क्या उस जजमेंट को नियमित माना जाएगा, उस इरेगुलर? तो आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें तनिक संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर मामला ज्यूरिसडिक्शन से है, 460 या 461 सीआरपीसी को अगर आप विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिस्ट दी गई है कि किस किस मसले में अनियमित नहीं माना जाएगा और किस किस मसले में अनियमित माना जाएगा। तो उसमें एक मसला होता है कि अगर मामला क्षेत्राधिकार से जुड़ा है, आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ऐसे समझें आप फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और आपको रेप का कोई ऐसा कन्विक्शन आया, पास्को का ही मैटर आ गया, वो पास्को का सेक्शन नहीं लगा है, उसमें जनरल बीएनएस के सेक्शन लगे हैं, जिसमें बीएनएस के वो प्रोविजन जो रेप से कनेक्ट होते हैं और रेप में ऐसे सामान्य वयस्क व्यक्ति के साथ अब ट्रायल कराने के लिए जो आरोप पत्र दाखिल किया है कोर्ट ने, वो पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है, उसके लिए एपीओ साहब जो वहाँ कोर्ट में बहस करते हैं वो इस पर ख्याल नहीं कर रहे हैं कि जिस बच्चे के ऊपर ये रेप की बात चल रही है वो बच्चा अवयस्क है, और अगर अवयस्क है यानी बच्चा वो जो युवा नहीं है, उसको युवक नहीं कह सकते, युवती नहीं कह सकते, बल्कि उसे कहेंगे बच्चों के संदर्भ में अपराध। अगर बच्चों के संदर्भ में अपराध है तो आप अगर थाने ने मिस्टेक कर दी, आपके मुहर्रिर ने मिस्टेक कर दी, भारसाधक अधिकारी ने मिस्टेक कर दी, उसके बाद फाइल एसपी साहब के पास आती है, वो घूमते हुए आती है, फिर एपीओ के माध्यम से कोर्ट पे फाइल होती है। यानी किसी भी नए नए केस का दाखिला फर्स्ट ट्रायल पर जो इंक्वायरी के पहले की प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं कि चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई, उसके पहले बाकायदे एसपी एसएसपी सारे ऑफिसर और कोर्ट साहब ये सब इन्वॉल्व होते हैं उसको रीड करने में। मेजर फैक्ट क्या है, इन सारे अधिकारियों ने अगर इस चीज़ का मिस्टेक किया है तो उसमें प्रथमतया यानी जब वो इंक्वायरी कर रहा होगा वो कौन सा मजिस्ट्रेट, जो सीजीएम कोर्ट में अगर मामला पेंडिंग है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि रेप का कन्विक्शन जो अक्सर जेन्युइन कोर्ट में सुना जाता है, उस सीजीएम कोर्ट के माध्यम से ही अगर वो मसला सेशन कोर्ट लायक है यानी वाकई में रेप हुआ है और पीड़िता जख्मी है या मृत हो गई है जैसी कंडीशन है, तो सीजीएम साहब उसको फाइल को क्या कर देते हैं, मूव करा देते हैं, 208 और 9 की प्रोसीडिंग कंप्लीट करके उसको कंप्लीट कर देते हैं सेशन कोर्ट के लिए। यानी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मामला ये मेरे द्वारा नहीं आपके द्वारा विचारणीय है। ऐसे कंडीशन में अगर पास्को से रिलेटेड मैटर होगा तो वो सेशन कोर्ट में किसको भेजेंगे, क्योंकि मामला बच्चे से जुड़ा है, इसलिए भले पुलिस ने एफआईआर उसी में तब्दील किया, लेकिन ये मजिस्ट्रेट अपने ज्यूरिसडिक्शन का ख्याल करता है। इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी, चाहे मसला मेंटेनेंस का हो या किसी अन्य क्राइम का हो, अगर मामला क्रिमिनल या सिविल या चकबंदी या किसी अन्य कोर्ट मूट कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का है और उसमें फॉल्ट हो रहा है ज्यूरिसडिक्शन का, क्षेत्राधिकार अगर प्रभावित हो रहा है, तो वो मामला आगे चलकर अगर विचाराधीन में उस पर रिव्यू पिटीशन अपील या कुछ भी होता है तो वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग ओएस कर दी जाएगी, यानी फिर से ट्रायल करने के लिए कहा जाएगा औचित्यपूर्ण जिसका ज्यूरिसडिक्शन है। क्षेत्राधिकार एक ऐसा मेजर फैक्टर है कि जिसके कंसिस्टेंसी में या जिसके प्रावधान को अगर मद्देनजर करके ट्रायल नहीं किया गया तो वो कार्यवाही क्या मान ली जाती, इरेगुलर। एक बार इसको कंफर्म करने के लिए कि जो लिस्ट है उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप एक बार याद करिए 460-61 सीआरपीसी में कि क्या क्या चीजें हैं जिसको बिल्कुल अनियमित घोषित करती है दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक वही प्रोविजन बीएनडब्ल्यूएस में है। हम नए वाले लॉ से ही पढ़ देते हैं, वो प्रोविजन 506 और 507 बीएनडब्ल्यूएस में आ गया है। बीएनडब्ल्यूएस हम आपके सामने खोल रहे हैं
और 506 और 507 को एक बार गौर से पढ़ते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हड़बड़ाइए नहीं, बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को 5 महीने का समय चाहिए। आप वैकेंसी की चिंता मत करिए, पढ़िए। 506 और 507 वह अनियमितताएं जिससे कार्यवाही दूषित नहीं होती, इसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जिससे दूषित होती हैं। जैसे देखिए, यदि कोई मजिस्ट्रेट 507 कहता है जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है, या आप शुरू की लाइनें पढ़िए, क्या कहता है, इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ। भैया जब उसमें आपको पावर नहीं थी तो आपने जजमेंट क्यों सुनाया है? सशक्त होते हुए करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी। डज एनी ऑफ दी फॉलोइंग थिंग्स, नेमली, उसको और थोड़ा स्पष्ट किया है पूरे संहिता में। जैसे भरण पोषण के लिए कोई आदेश आप ऐसे दे रहे हैं जिसका आज का टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आया। सबसे पहले जो 460-61 में हुआ करता था सीआरपीसी में, वो 506 और 507 BNSS में है। वो लिस्ट आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, जिसमें आप क्रमांक नंबर 6 छतरी वाले छापे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा भरण पोषण के लिए भी आदेश, जिस पर आज का संशोधन और पूरी क्लास डिपेंड है। वो अगर जुरिडिक्शन को फॉल्ट करके दिया जाता है तो क्या माना जाएगा? नल एंड वाइड, यानी शून्य। हम अब क्लास के धार पे आते हैं। आपको इससे पता चल गया होगा कि कितना सेंसियर, कितना सीरियस मतलब होता है, मैटर होता है जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार। तो उस क्षेत्राधिकार में मेंटेनेंस का मसला हो या पति पत्नी के बीच किसी भी वैवाहिक रिश्ते, क्योंकि मेंटेनेंस की नौबत कब आती है? विवाह हुआ है तभी तो ना। कोई अब अविवाहित, हालांकि ये कॉन्सेप्ट नया आया है कि विवाह किए बगैर अगर कोई जोड़ा एक अच्छे साल से, एक लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में रहता है, तो वो जो लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के सदृश माना है, उसमें उस व्यक्ति से वह पत्नी जिससे वह लड़की, जो युवती जो कनेक्ट है, वो मेंटेनेंस का भी राइट रखती है। यानी उसको विवाह का दर्जा देना जिसमें विवाह हुआ भी नहीं है, और उसके आधार पर मेंटेनेंस ग्रांट करवा देना, ये भी एक अलग प्रसंग है। उस प्रसंग में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जो सीधा कॉन्सेप्ट है जिसमें विवाह की आवश्यकता है, और ये कॉन्सेप्ट हालांकि हम हिंदू लॉ के प्रोस्पेक्टस से डील किए हैं। आप जानते हैं, क्योंकि जो दत्तक लेना, यानी दत्तक लेने की जो प्रथा हम हिंदुओं में है, और खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू कम्युनिटी है, या तो उसके बाद मुस्लिम है, सिख और जैन वो हिंदू में ही आते हैं, और क्रिश्चियन बिल्कुल नथिंग के बराबर है। तो इसलिए जो क्लास की डिपेंडेंसी है हर क्लास की, वो उत्तर प्रदेश के एस्पेक्ट में, चाहे HJS दे रहे हों, चाहे APO दे रहे हों, चाहे जे दे रहे हों, उसके लिए है। हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी में एडॉप्शन नहीं होता, दत्तक लेना देना वहाँ मान्य नहीं है, उनके पर्सनल लॉ में वो फॉल्ट है। तो हमारे में है, और आप जानते हैं जहाँ दत्तक वाला चैप्टर है, यानी जिस एक्ट से दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 डील होता है, उस 1956 के अधिनियम में आखिरी चैप्टर जो है, यानी यहाँ हमने लिख रखा है चैप्टर नंबर 3, ये बात करता है मेंटेनेंस का, और शुरुआत होता है सेक्शन 18 से। सेक्शन 18 के बाकी सारे सेक्शन जो हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत हैं, समझ रहे हैं, वो सारे के सारे तो हम बात कर रहे थे कि ज्यूरिसडिक्शन कितना मेजर रोल प्ले करता है, पूरा का पूरा प्रोसीडिंग, पूरा रिजल्ट नील बटे सन्नाटा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के संशोधन में जो हम बातें कर रहे हैं, हाँ हम बात कर रहे थे एडॉप्शन एक्ट की, तो उसमें जो मेंटेनेंस का ग्राउंड है और स्कोप है, यानी अगर आपको CRPC का 125-26 या BNSS का 144-45 विधिवत पढ़ना है, तो चूंकि ज्यादा कम्युनिटी हिंदू है, हिंदुओं का विवाद कोर्ट में ज्यादा जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता कि 125 के लिए मुस्लिम कम्युनिटी अलाउ नहीं है। आप साहबानों वाला केस जानते हैं, साहबानों वाले केस में और उनके विवाह के प्रथा में जो
मेंटेनेंस का जो प्रावधान है, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की जो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बिजली है, उसमें उतना लोच नहीं है जिसमें स्त्रियों को अधिकार मिल पाए। यानी हर कोई छुट्टी ले लेना चाहता है, ये कतई नहीं चाहता कि मेंटेनेंस वो अपने पत्नी को या अपने आश्रित लोगों को प्रदान करे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम विधि में मुस्लिम तलाक विच्छेद अधिनियम 1986 में एक संशोधन राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, जिसमें साहबानों वाले केस में, जो बहुत चर्चित केस था, जिसमें 125 सीआरपीसी के तहत जो वो जो मोहम्मदन पति था, उसके ऊपर कोर्ट ने कंसीडर किया था कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उससे मेंटेनेंस ना देना पड़े, संशोधन करके केंद्र सरकार ने व्यवस्था क्या करी कि चाहे वक्फ बोर्ड तक दे। मतलब इतना झुक गई गवर्नमेंट कि जो कट्टर मौलवी हैं मुसलमान, वो भड़क न जाएं और पितृसत्तात्मक समाज में जो ये जो कानून का लचर व्यवस्था हिंदुओं के लिए बन गई है, वो मुसलमानों को न झेलनी पड़े, इसके लिए वो कानून आया। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को जो मुस्लिम कम्युनिटी से है उसको बुरी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि जो हैसियत से आप शादी करते हैं, मेहर की देन लेन करते हैं, आपकी यही नहीं पूरे किसी भी भारत के किसी भी छोर पर अगर मुस्लिम के हैसियत से आपकी हैसियत अच्छी है, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वकील हैं, आपका कोई हॉस्पिटल है, मेडिकल साइड में आप अच्छे रिच फैमिली से हैं, तो आपको अगर डाइवोर्स के सिस्टम में अपने पत्नी के प्रति तलाक के कोई प्रकरण इस्तेमाल कर रहे हों, अगर पत्नी आपके वजह से, आपके कारण अगर अलग जीवन व्यतीत कर रही है और वो मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के तहत चाहती है मुस्लिम होते हुए, तो ये सीआरपीसी रोकती नहीं। यहाँ धर्म का बांड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा हिंट करते हुए कि मोहम्मदन लॉ के लिए, क्योंकि वहाँ एडॉप्शन का सिस्टम नहीं है, तो वहाँ से भी उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। उनके विवाह व्यवस्था में इद्दत के पालन की जो व्यवस्था है कि इसका मेंटेनेंस यहाँ तक कैसे कवर होगा, कैसे नहीं कवर होगा, उसके बारे में वो अलग एस्पेक्ट है, मोहम्मदन लॉ का विषय है। हम बात कर रहे हैं ये आज की क्लास में जो भरण पोषण के संदर्भ में हिंदू कम्युनिटी जो बहुत काफ़ी मात्रा में है वो कवर होती है, वो 3 प्रकरण से कवर होती है। एक तो ये सीआरपीसी का 125 है, दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का अध्याय 5, ध्यान से देखना, और साथ में हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम का अध्याय 3। स्पेशल रूप से ये जो प्रोविजन है, ये मेंटेनेंस को एक प्रकार से कह सकते हैं चोली दामन के रिश्ते से बांधते हैं। यानी जो क्रक्स पॉइंट आप क्रिमिनोलॉजी में 125-26 सीआरपीसी या 144-45 वर्तमान बीएनडब्ल्यूएस में देखते हैं, उसका जो अर्क मिलता है, मूल क्रक्स पॉइंट मिलता है, आपको सबसे पहले एडॉप्शन एक्ट का चैप्टर नंबर 3 ध्यान से पढ़ना चाहिए और विधिवत पढ़ना चाहिए। सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 कायदे से विधिवत, मतलब अगर आप उसको कायदे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों आपके चैप्टर नंबर 9 में जो सीआरपीसी में हुआ करता था, वही अब चैप्टर नंबर 10 में बीएनडब्ल्यूएस में पत्नी, बच्चों और माता पिता को, जबकि माता पिता को आश्रित के तौर पर एक अलग एक्ट 2007 का जो कानून में अब जोड़ दिया गया है, सीनियर सिटीजन एक्ट, उसको भी अब एचजीएस में शामिल कर लिया गया है। वहाँ भी उनके भरण पोषण और रख रखाव, उनके हेल्थ की चिकित्सा, उनके मेंटेनेंस की पूरी कवरिंग करता है 2007 का अधिनियम। तो आप सवाल कर सकते हैं कि सर जब ये स्पेशल एक्ट हैं तो इस प्रोविजन का क्या मतलब? ठीक वही मतलब जो मैंने शुरुआत में क्लास के बताया कि रेप का मसला तो बीएनएस में भी है, रेप का मसला आईपीसी में भी हुआ करता था, लेकिन रेप अगर बच्चे या बच्ची से है तो स्पेशल पास्को एक्ट है, उसके प्रोविजन लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ये विशेष किस्म के अपराध हैं। ऐसे इसमें अगर कम्युनिटी से रिलेट मामला है, यानी कोई भी कम्युनिटी से अगर मेंटेनेंस चाहता है, हिंदू ही है, वो अपने स्पेशल एक्ट से चाहता है, तो चाहे वो मेंटेनेंस के लिए अगर जाएगा तो इसमें केवल पत्नी को अधिकार दिए गए हैं।
हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 में पत्नी का भरण पोषण, यानी ये जो 18 सेक्शन 18 बात करती है, इसमें जो पति के जो राइट हैं वो नहीं होते। यानी हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम में पत्नी ही अपने हक की लड़ाई लड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पर्सनल लॉ में जो मोहम्मदन कम्युनिटी है, वो जब नफक या भरण पोषण को उर्दू में नफक कहते हैं, वो जब चाहती है तो अपने मेंटेनेंस के ग्राउंड के लिए वो याचिका दायर कर सकती है पर्सनल लॉ के अंतर्गत भी। लेकिन साथ ही साथ ये जो चीज होती है सीआरपीसी, ये सबके लिए है, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट शब्द लिखा है, न कार्यपालक लिखा है, न जुडिशियल लिखा है। यानी अगर आपसे मेंटेनेंस के टॉपिक पर यह सवाल पूछे कि इसकी जो लिसनिंग करता है, हियरिंग, वो किसको पावर दी गई है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में जुडिशियल भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव हो सकता है, हाँ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। तो आप सवाल कर सकते हैं, जो व्यक्ति सीजीएम के लेवल यानी जिला कलेक्टर के समकक्ष पावर रखता है, वो मेंटेनेंस ग्रांट करने की सुनवाई कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेके हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है। आपके सीआरपीसी में या बीएनडबलएस में आप गौर से देखना, जो जूरिसडिक्शन की लाइन है, जिस मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई इस पर सुनवाई करने की, उसमें न्यायिक शब्द नहीं है। और अगर न्यायिक नहीं है तो उसको न्यायिक की तरह ट्रीट करते हैं, जैसा कि डिफिनीशन क्लास में है। तो न्यायिक अधिकतर मामले न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास लेवल पे, यानी जैसे आप जूनियर डिवीजन में सिलेक्शन पाते हैं, 5 साल तक सेवा किए, उसके बाद आपको फर्स्ट क्लास की पावर मिलती है। यानी इस मेंटेनेंस का विवाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता, चाहे जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो वही सुनेगा जो फर्स्ट क्लास हो। कहने का अर्थ ये हुआ, ये तो हुआ पद पर बैठे हुए उसकी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जुरिसडिक्शन के खिलाफ ऐसी लिसनिंग कर रहा है या ऐसे मामले देख रहा, या एक जुरिसडिक्शन ये भी होता है कि जैसे क्षेत्राधिकार जिसको था, यानी जहां मामला पहले दायर करना चाहिए था वहां ना दायर होके कहीं और दायर हुआ है, तो इस प्रकरण को, ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि तीन एक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, और ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि किस कॉन्सेप्ट पर कौन सी चीज कही जा रही है कि फला व्यक्ति मुकदमा कहाँ दायर करे। मान लीजिए कोई पत्नी है जो अपने पति से मेंटेनेंस चाहती है और उसका डाइवोर्स हो गया है। डाइवोर्स जहां हुआ है वो बहुत दूर रहती है, यानी उसका मायका बहुत दूर है। दूसरा कॉन्सेप्ट है उसी जिले में है, मायका और ससुराल दोनों एक ही जिले में है। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य से क्रॉस करके अलग मायका हो, अलग ससुराल हो। इन सारे परिस्थितियों को कानून कैसे संभालता है, उसका सार आज की क्लास में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज की क्लास से 3 सवाल हल होंगे अगर आप इस लेक्चर को कायदे से सुनते हैं। आइए क्रम से देखते हैं क्या विवरण है, ध्यान से देखना। पहला जो 59वां संशोधन पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो धारा 144 बीएनडबलएस की बात करती है। इसमें क्या है, नई संहिता भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144, आप अगर 125 देखेंगे तो उसमें स्पष्टीकरण जुड़ा है, और स्पष्टीकरण में पहला डिफिनीशन अवयस्क का दिया हुआ है। अब की बार में ये अवयस्क शब्द का डिफिनीशन हटा दिया है, यानी अवयस्क को जो परिभाषित किया गया था सीआरपीसी में, छोटी सी बात है लेकिन जानते रहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अवयस्क की डिफिनीशन को नए वाले एक्ट में यानी 144 बीएनडबलएस से हटा लिया गया, बस इतनी सी बात। वही चीज मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख रखी है। सेक्शन 144 ऑफ बीएनडबलएस 2023 corresponds to section 125 CRPC, explanation to section 125 subclass 1 of CRPC defined minor also, but section 144 subclass 1 BNSS does not define, ठीक है, माइनर, यानी अवयस्क का डिफिनीशन सीआरपीसी में था, इसमें नहीं है, बस हो गई बात, खत्म हो गया। 59वें संशोधन की बातचीत पूरी। अब आइए वो संशोधन पढ़ते हैं जिस पर ये इतनी आज की पूरी क्लास ही है। मैं इसमें असल में इस एरो में मैं सवाल बनाने वाला था, लेकिन हमारा जब मैं लिखता गया तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती गई, मैंने कहा इसका कनेक्शन बनता है, और एक साथ सारी चीज़ें अगर एक जगह पढ़ाई जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो कि कोई बताना नहीं चाहता, आधा अधूरा बताता है, या किताबें तो बिल्कुल नहीं बताती। किताबें कभी लिंक करना थोड़े बताएंगी, जहाँ जो लिखा है लिखा पड़ा है, वो थोड़े कहेंगे कि हमको यहाँ से ला के जोड़ो। हमने यही कोशिश इस क्लास में की है, ध्यान से सुने।
60वां संशोधन के अंतर्गत धारा 145 हो चाहे 126 सीआरपीसी, दोनों ये मेंटेनेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बताती है। यानी अगर भरण पोषण का मसला है, चाहे पत्नी के संदर्भ में, चाहे बच्चों के संदर्भ में, चाहे बच्चे धर्मज अधर्मज दोनों होंगे, चाहे माता पिता के संदर्भ में, यानी ये जो तीन कॉन्सेप्ट मिलता है, माता पिता, ध्यान से सुनना, और बच्चे और पत्नी, इसके और डेप्थ में ले जाती है ये हिंदू दत्तक भरण पोषण में। एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 21 में, आश्रित, यानी आश्रित यानी जो जिसको अगर कमा, जैसे ना घर में कमाने वाला एक, बाकी सब खाने वाले, माता पिता बुजुर्ग हो गए, बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी है, पूरा भरा परिवार है, तो उसके आश्रित, यानी आश्रित की डिफिनीशन में सारे लोग जो आते हैं वो सब मेंटेनेंस का राइट रखते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना हो तो सीआरपीसी से बेटर आप 21 हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के चैप्टर नंबर 3 में जाके कायदे से उसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा सीआरपीसी में आगे बढ़ने के पहले यहाँ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जरा सोचिए आश्रित का मतलब क्या है। नंबर 1, उसका पिता, यानी जो जिम्मेवार है लड़का, उसका पिता, वो जो देखिए सीआरपीसी में माता पिता भी हैं, पिता, उसकी माता, आगे दोनों, उसकी विधवा, मतलब उसकी विधवा मतलब वो खुद वो उसका माता पिता और उसकी विधवा, जो कंडीशन है वो विधवा कब होगा, विधवा को मेंटेनेंस की ग्रांट तब होगी जब उसमें से उस खुद एक्सपायर कर जाए। मेंटेनेंस का राइट उसको भी होगा। विधवा का भरण पोषण कब करेगा, जब लड़का खुद एक्सपायर हो गया, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले। लेकिन वो विधवा ये मेंटेनेंस का राइट स्वयं गायब कर देगी अगर वो दोबारा शादी कर लेती है। चौथे पॉइंट पे, उसका पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र, ऐसे समझे, पौत्र या प्रपौत्र, उसको बार बार कहने से बड़ा उटपटा लगता है, पौत्र या प्रपौत्र, यहाँ तक के लोगों को मेंटेनेंस पाने का हक कानून देता है। आप धारा 21 में आश्रित को कायदे से पढ़ें। मैं तो कहूँगा उसको बहुत ध्यान से, हम सीआरपीसी भले पढ़ाते रहे BNSS, आप खुद मेरे कहने पर वो वेर एक्ट खोलेंगे, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम का चैप्टर नंबर 3 निकालेंगे और धारा 18 से लेके जितना सेक्शन है सारे पढ़ेंगे गौर से, लाइन बाय लाइन। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट देता है सीआरपीसी की मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे वो मुस्लिम के लिए हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीआरपीसी सबके लिए है, BNSS सबके लिए है। ऐसे में जब ये सुनवाई होती है तो सबसे पेचीदगी, जो प्रॉब्लम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए तलाकशुदा एक महिला है, वो मुंबई में रहती है, उसका पति नागपुर में रहता है, ऐसे कोई सवाल बना दिया जाए और आपसे जुरिसडिक्शन पूछा जाए, उसने डाइवोर्स का केस या उसने मेंटेनेंस का केस फला कोर्ट में दाखिल किया, क्या उसकी ये अर्जी की प्रतिस्थापना सही है या नहीं? तो ये आप कब जान पाएंगे? जब आप 126(1) सीआरपीसी या 145 BNSS, 145 BNSS या 126 सीआरपीसी विधिवत पढ़े होंगे। और जब धारा 19, ध्यान से देखना, क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया की बात करता है, हिंदू विवाह अधिनियम का अध्याय 5, ध्यान से सुनते जाना, उसके बाद सीआरपीसी का 182 का 2 का सब क्लाज 2, साथ ही वो आगे चल करके BNSS 2023 का 202 धारा जो है उसका सब क्लाज 2, चाहे आप सीआरपीसी में चाहे BN, ये तैयार होना चाहिए। और साथ ही आपको 198 सीआरपीसी तथा 219 जो कनेक्शन है चैप्टर 20 यानी BNSS। कहने का मतलब ये है कि 219 BNSS, अगर BNSS की बात करें, 202 BNSS, साथ साथ ये हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम का अध्याय 3 और हिंदू विवाह अधिनियम का अध्याय 5, इतना जब आप घोखेंगे तब आप ये क्लियर कर पाएंगे कि मुकदमा कहाँ दाखिल होगा। सब में एक ही चीज है, घुमा फिरा के सबसे महत्वपूर्ण जो ये संशोधन 60वां है, उसमें एक नई चीज बढ़ा दी गई है जो विवक्षित रूप से थी, अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ऑलरेडी छिपी हुई थी, प्रकट नहीं थी, लेकिन अब नए कानून में क्या जोड़ दिया गया है कि जब पत्नी तलाकशुदा हो या बगैर तलाक लिए मेंटेनेंस चाहती हो, कारण ऐसे हो,
तो वो अगर अपने पिता, ध्यान देखिए ब्लैक कलर से मैंने डी वाला पॉइंट लिख रखा है, जहां उसका पिता निवास करता है या माता निवास करती है, इसको आप लोकल लैंग्वेज में मायका कह सकते हैं, मायका, नैहर, ठीक है। ये मायका शब्द जो है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मायके के हिसाब से पिता निवास ना कर रहा हो, जैसे मायका मान लीजिए उसका एक्स हो, लेकिन पिता जॉब की वजह से कहीं और रहता हो, ये भी मायने रखता है, इसीलिए मामला फंसता है। मायका कहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लें। मायका मान लीजिए एक्स प्लेस में है, लेकिन उसका पिता या माता जॉब में रहती है, और वो लड़की जिसका मेंटेनेंस चाहिए वो डर के मारे किसी कारण वो ससुराल छोड़ चुकी है, अपने पिता माता से मायका के अन्य प्लेस पे, यानी जहां माँ रह रही है, जैसे ऐसे इमेजिन करें, मान लीजिए कोई लड़की है प्रतापगढ़ की, और वो उसका शादी हुआ है प्रयागराज में। प्रयागराज में रहते हुए विवाद होता है, और विवाद होने में मेंटेनेंस की नौबत आ जाती है। मेंटेनेंस को पाने के लिए उसको जान का भी खतरा है। ऐसे में वो प्रतापगढ़ नहीं बल्कि मुंबई में नागपुर में जाके अपने माँ के पास रह रही है। अब आप सवाल कर सकते हैं, क्या वो लड़की मेंटेनेंस के लिए नागपुर में केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, नए कानून के तहत तहलका है। मतलब लड़कियों को छेड़ा नहीं, कि मतलब ये सरकार, आप ऐसे समझिए अमित शाह कितने कट्टर आदमी, कि उसने सारे बच्चियों और लड़कों के विरुद्ध, बच्चियों और बच्चों के विरुद्ध, नारी और बच्चों के विरुद्ध अपराध को पहले प्राथमिकता दी है। आप बीएनएस देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता पढ़िए, तो वो सारे कानून जो स्त्रियों से जुड़ते थे, स्त्री के विरुद्ध अपराध में होते थे, बच्चों के विरुद्ध अपराध में होते थे, उसको प्रियॉरिटी दिया है, प्रायोरिटी रखा है, प्रिविलेज है। इसका मतलब मानसिकता इस गवर्नमेंट की साफ है कि अगर बच्चे और स्त्री के विरुद्ध अपराध हुआ तो बक्से में जाओगे, उसको खूब फैसिलिटी है। मतलब अगर वहां रहती है तो वहां भी केस फाइल कर सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इसमें आप ऐसा कभी ना समझें कि ये मायका शब्द लिखा है या नैहर। ये बात जरूर है कि माता पिता का निवास स्थान अक्सर वही होता है, लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट बदल सकता है कि माता पिता अगर ऐसे जगह पे भी रह रहा है जो एक रैंडम प्लेस है, जो वर्किंग प्लेस है, जो वहां रेगुलर रहता है, वहीं उसकी ऑफिस है, वहीं उसका आवास है, वहीं वो जाता ही नहीं घर, और वहीं जाकर के वो बच्ची रह रही है, तो क्या उस ज्यूरिसडिक्शन में केस फाइल कर सकती है? कर सकती है। यही तहलकापूर्ण संशोधन है, जिसको समझाने के लिए पूरी प्रक्रिया विधि ने, क्योंकि मामला क्रिमिनल है, दंड प्रक्रिया संहिता में है, दीवानी प्रक्रिया संहिता की एक धारा बताना भूल गए, क्योंकि मामला ये मेंटेनेंस का है, यानी एक प्रकार से डैमेज या कह सकते हैं कंपनसेशन चाहिए, तो ये मामला जुड़ता है सीपीसी के धारा 19 से। सीपीसी में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। आप सीपीसी इसलिए धारा 19 में जुड़ता है क्योंकि वो बात करती है शरीर, ध्यान देना, या जंगम संपत्ति से जुड़ा अपराध। तो ये जो स्त्री के विरुद्ध शरीर का, और जंगम संपत्ति क्या है, एक प्रकार से चल संपत्ति के तौर पर भी हो सकता है, लेकिन शरीर का मतलब चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, स्त्री के शरीर के ऊपर ही तो अटैक है कि उसको टार्चर किया गया, मारा पीटा गया, वो अलग रहने पे मजबूर हो गई है, क्रूअल्टी का केस चला, साथ साथ मेंटेनेंस चाहिए। यानी शरीर से जुड़े हुए किसी दोष पर, दोष के लिए अगर प्रतिकर पाना है तो सीपीसी का धारा 19 कहता है, ध्यान से देखना एक एक लाइन, यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था, मतलब मान लीजिए प्रतापगढ़ में ऑफेंस हुआ और प्रतिवादी यानी जिसने अपराध किया किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, पति जेन्युइन रहता है प्रयागराज में, या कारोबार करता है, मान लीजिए यहाँ पेशा करता है, घर नहीं जाता, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, एक ही बात हुई, लेकिन इसको 3 समझेंगे, 1 2 3, ठीक है, करता है, तो वाद यानी केस, वादी के विकल्प पर, यानी वो चाहे ये जहां निवास करता है वहां सूट फाइल कर दे, या देखिए वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में फाइल कर सकती है। वो कहां कर सकती है? जिन स्थानीय अधिकारिता में वो ऑफेंस हुआ, पहले नंबर पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय में अधिकारिता में रहता है तो सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है, तो जहां निवास करता है वहां भी केस कर सकती है,
जहां वो कारोबार करता है वहां भी केस कर सकती है, जहां अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है वहां भी केस कर सकती है। इतने विकल्प सीपीसी देती है अगर मामला अन्य अन्य जुरिस्डिक्शन में है। ये उतना डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं है, ये अलग प्रकार से दीवानी सूट जो शरीर के संदर्भ में होता है उसके लिए। लेकिन डेप्थ में आए तो आप देखिए धारा 19 क्या कहती है हिंदू विवाह अधिनियम की। कहता है कि धारा 19 बात करती है, हिंदू विवाह अधिनियम की बात कर रहा हूं, जुरिडिक्शन मैटर चल रहा है। क्या कहता है, वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जा सकेगी। अब यहां ध्यान से देखना एक एक बात, जिसकी साधारण, पहले नंबर पर कहां जाया होगा, जिसकी साधारण जनरल या आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर विवाह का अनुष्ठापन हुआ है। यानी जहां मैरिज हुई थी, जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस जिले में शादी हुई थी, जहां विवाह का अनुष्ठान हुआ था। आज लोग मैरिज हाल में कर रहे हैं, दोनों के घर अलग अलग जिले राज्य के हैं और चले जाते हैं जयपुर, जाते हैं कि नहीं? आप उनको देखिए, वो क्या नाम है जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी इटली में हुई है। तो ऐसे कह रहा है कि, लेकिन ये तो बात इंडिया की है, तो इंडिया में वो प्लेस जहां विवाह का अनुष्ठान हुआ था वहां भी हो सकता है। दूसरा, प्रत्यर्थी यानी जो बचाव करता है, रिस्पोंडेंट मतलब बचाव, उसका हिंदी वर्ड है प्रत्यर्थी, अर्जी के उपस्थापन के समय निवास करता है। यानी जो बचाव करेगा, यानी जिसने पीड़ा पहुंचाई है, वो व्यक्ति जहां निवास करता है, जैसा कि ये सीपीसी 19 चिल्ला चिल्ला के कह रही है, वहां केस हो सकता है। तीसरा, विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहे थे, दोनों जहां शादी करके ससुराल या ऐसे प्लेस पे जहां दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, उस प्लेस पे आखिरी बार जब डाइवोर्स के लिए वो लड़की हटी या मेंटेनेंस के लिए वो लड़की साथ छोड़ा, तो लास्ट बार जहां साथ साथ रह रही थी वहां भी वो केस फाइल कर सकती है। चौथा, 2003 में व्यवस्था जोड़ी गई, ध्यान से देखिए क्या व्यवस्था है। यदि पत्नी याची है, यानी यदि पत्नी जो है उसने पिटीशन, अक्सर पत्नी होती है, वहां वो याचिका को पेश करने की निवास कर रही है, यानी जो ऑलरेडी जहां वो रह रही है वहां भी वो कर सकती है। यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ आया है कि ऐसे भी जगह केस दायर कर सकती है जहां उसका पिता या माता निवास करती हो। यही बात तो कह रही है धारा 19 हिंदू विवाह अधिनियम। अब आइए देखिए, इसमें एक चीज और जुड़ती है, सीआरपीसी की धारा 182 का सब क्लास 2 या आईपीसी की धारा 494-95 के अधीन अगर कोई दंडनीय, यानी पहली पत्नी के जीवित रहते अगर दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है या दूसरी किसी ऐसे पत्नी से शादी करता है जिसमें पहले पत्नी के बारे में बताता नहीं, छिपाता नहीं, ये पुराने में व्यवस्था थी, उसको हटा दिया गया, उसको नए सेक्शन में ऐड कर दिया गया है। 495 और 494 सेक्शन का अपराध करने वाला व्यक्ति विवाह से जुड़ा अगर ऐसे ऑफेंस करके कर देता है तो उसके लिए केस कहाँ दायर होगा। साथ ही वही बात धारा 82 BNS या पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह या 495 आईपीसी जो अब हटा दी गई है, वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह, वही सेम बात है। इसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी हुआ करता था। कपट करके शादी, ये इसको बहुत स्ट्रांगली लिया है अमित शाह ने। कोई ऐसी लेडी को जिसको अपनी शादी को अपने को ब्याहता ना बता के, अपने को कुंवारा बता के शादी कर लेना, कपट करना, जबकि ऑलरेडी वो शादीशुदा बच्चे वाला है, ऐसे व्यक्ति को नए कानून में कितना दंड है ये मैंने गौर नहीं किया, लेकिन पुराने वाले में भी एक प्रकार से 10 साल की सजा थी। उस चीज को भी कंटिन्यू किया है। जांच या विचारण, अब यहां से सुनना, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, यानी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर अपराध किया गया हो। यानी जहां वो क्रिवल्टी की नौबत आई, जहां वो डाइवोर्स की नौबत आई, जहां वो मेंटेनेंस लेने की नौबत आ गई, वो जगह हो वहां। या नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, या दूसरा यहाँ कर देते हैं, अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, ये दूसरी जगह हो गई जहां FIR केस हो सकता है, अर्जी लग सकती है। 1978 में एक नई व्यवस्था जोड़ी गई, प्रथम विवाह की पत्नी अपराध किए जाने के बाद अस्थायी रूप से अब चाहे जहां रह रही है वहीं वो केस कर सकती है। सबसे ज्यादा फैसिलिटी सन 78 में ही सीआरपीसी में ये व्यवस्था ऑलरेडी सन 78 में जोड़ दी गई थी, जिसको यहाँ अमित शाह क्या कर रहे हैं, पति और पत्नी के हिसाब से कह रहे हैं कि जिसको जो कैंडिडेट है जो मेंटेनेंस चाह रहा है
उसका पिता या माता जहां निवास करता है वहां भी वो इसकी याचिका दायर कर सकता है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि कैसे पुराने कानूनों का अर्थ भी नए कानून में शब्दों से बदला गया है। बात समझ में आ गई होगी। ये जानदार टॉपिक थी, इसीलिए मैंने इसको छेड़ा है अंदर तक। उसके बाद ये जब हो गया तो 198 सीआरपीसी के आगे 279 बीएनडब्ल्यूएस, 198 के सीआरपीसी के अकॉर्डिंग 219 बीएनडब्ल्यूएस जो विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन की बात करता है, और आईपीसी की धारा चैप्टर 20 और बीएनएस की धारा 81-84 से दंडनीय अपराधों के ऊपर मुकदमा चलाने की बात करता है। सिर्फ इस चीज की बात करता है कि बगैर कंप्लेन के कोई शिकायत नहीं होगी। कितनों पति सताए, कितनों कोई टार्चर करे, पति के परिवार वाला मारे, लेकिन अगर वो पत्नी सब कुछ सहते हुए रह रही है, केस नहीं करती, कोर्ट नहीं जाती, या उसके तरफ से कोई नहीं जाता, कानून कोई मदद नहीं करेगा। यानी कंप्लेन जरूरी है। ये कंप्लेन जान है, चाहे मेंटेनेंस ही हो। मेंटेनेंस मिलेगा कब? सुओ मोटू नहीं देगी गवर्नमेंट, जाना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक, उसके बाद मैं ये बात तो कर ही चुका आपसे, ये आपको पढ़ना ही चाहिए। तो आज की क्लास में आपने देखा छोटी सी बात जो ज्यूरिसडिक्शन के लिए उठी, उसके लिए 460, 61, 501 और 2 बीएनडब्ल्यूएस। फिर आपने देखा कि उसी के लिए हम हिंदू विवाह अधिनियम में आ गए, फिर उसी के लिए हम सीआरपीसी के 182 में चले गए, फिर उसी के लिए हम सीपीसी के 19 में चले गए, फिर उसी के लिए 198 सीआरपीसी में आए, फिर उसी के लिए हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के अध्याय 3 में आए। आपने देखा कानून में आप जब तक इतनी समग्र समझ नहीं रखेंगे, अशोक खड़े नहीं हो सकते। घिसे पिटे भिसड्डी वकील जिसकी कोई औकात नहीं होती। तो इतना पाने के लिए इस क्लास की इंपॉर्टेंस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास कैसी लगी। अगली क्लास बताइए जो सेक्शन 21 जो हिंदू दत्तक भरण पोषण का चैप्टर नंबर 3 है, वो आश्रितों में यहां तक आता है। देखिए मैंने यहां लिख रखा, अविवाहित पुत्री भी पाएगी, पोती भी पाएगी, परपोती भी पाएगी मेंटेनेंस, या अविवाहित जब तक रहे तब तक पाएगी अगर कोई जॉब नहीं करती है, जॉब की योग्यता नहीं रखती, या अवयस्क अधर्मज पुत्र भी पाएगा मेंटेनेंस, विधवा पुत्री भी पाएगी, पुत्र की पूर्व मित्र विधवा भी पाएगी। यानी कुल अगर आप उस लिस्ट में देखेंगे तो कुल आपको 8 और 1 9 लास्ट में है अवयस्क होना चाहिए अधर्मज पुत्री। दूसरे के द्वारा पैदा की गई पुत्री जो अभी बच्ची है उसको भी मेंटेनेंस का राइट है। इसके लिए ग्रैंड एस्पेक्ट देता है ये आश्रित का डिफिनेशन सेक्शन 21 हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पेशली पढ़ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे 148 बीएनडब्ल्यूएस का, जो बात करता है सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर-बितर करना। ये अगली क्लास होगी जो 2 दिन के बाद होगी। बीच में राजस्व संहिता की और प्रेमिसेस एक्ट जो चल रहा है, नगर शहरी नगर जो परिसर किराएदारी अधिनियम है उसकी क्लास रहती है। तो 2 दिन के बाद हम फिर आएंगे इस पर, और तब हम बात करेंगे 27वीं क्लास पर। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी बताइएगा। क्लास कंप्लीट हुई, जितनी देर की है जानदार है, इसको 2 से 3 बार सुनेंगे, और ऐसे सुनेंगे नहीं, जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो उसके लिए वो बेरेक्ट निकालेंगे, कोड करेंगे, इतनी मेहनत तो करेंगे। हम तो ये आपको स्कैनर दे देंगे, उससे कुछ नहीं भला होने वाला। जब तक आप खुद बेरेक्ट में खुद नहीं घुसेंगे तब तक आपको चीजें सही से समझ में नहीं आएंगी। आज की क्लास कंप्लीट कैसी लगी, केवल छोटे से बात पे जो ये डी का ये पहले 3 हुआ करता था, ये भी क्लियर कर दूं। पहले की सीआरपीसी में 3 प्रोविजन थे, चौथा ये जोड़ा गया है। पहले क्या था, पहले वाली सीआरपीसी में 125 में जहां वह है वहां केस कर सकती है, जहां वह है उसकी पत्नी निवास करती है वहां केस हो सकता था, जहां उसने अंतिम बार अपने साथ साथ रहा है वहां केस करता था। एक नया जोड़ दिया गया, जहां उसका पिता या माता निवास करते हैं वहां भी केस हो सकता है। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने इतना व्यापक रूप से समझाया है। ये अगर मैं चाहता तो बिल्कुल ना समझाता, सब डार्क में रखता, लेकिन ये चीज आपको समझने से ये समझ में आया होगा कि इससे जुड़ा जब केस जाता है कोर्ट में तो ये सब जो थुका फजीयत होती है, जो बाद में मुकदमे केस हो जाते हैं, यही असमझी के कारण होता है। ठीक है, सत्यमेव जयते।